हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में पढ़ा था कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। उसके बाद हमने विटामिन ए के बारे में देखा था, फिर विटामिन डी के बारे में। अब आज हम विटामिन ई के बारे में चीज़ें देखने वाले हैं। तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल्स के नाम से जानते हैं। इसे हम एंटी स्टरलेटिव फैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि इसे हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं और एंटी स्टरलेटिव फैक्टर भी इसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है विटामिन, ये कहीं न कहीं स्टरलिटी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ग्रुप ऑफ 7 नेचुरली ऑकरिंग टोकॉल्स, ये क्या है? विटामिन ई क्या है? ये ऐसे टोकॉल्स जो हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। तो ये विटामिन ई क्या है? 7 ऐसे टोकॉल्स से मिलकर बना है। ये ग्रुप ऑफ 7 टोकॉल्स से मिलकर बनता है। इसमें से अल्फा टोकोफेरॉल इज मोस्ट एक्टिव। उसमें से अल्फा टोकोफेरॉल जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी मिलती है। इसके सोर्सेस की बात करें तो वीट जर्म, कॉटन सीड ऑयल एंड राइस, यानी कि वीट का जो जर्म वाला पार्ट है जिससे कि नया सीड जो है वो कहीं न कहीं ग्रो करता है, वो जो वीट जर्म का पार्ट है उसमें, और कॉटन सीड ऑयल में और राइस में जो है विटामिन ई बहुत क्वांटिटी में मिलता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो नेचर्स मोस्ट पोटेंट फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है और ये नेचर का सबसे ज़्यादा एक तरह से मोस्ट पोटेंट यानी सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और ये क्या है? फैटी इन्वायरमेंट में हमें एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से हमें फ्री रेडिकल्स से बचाता है। ये सेलेनियम मेटाबॉलिज्म में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गोनेड्स, यानी कि हमारी जो टेस्टिस एंड ओवरी है उसके सही तरह से काम करने के लिए कहीं ना कहीं विटामिन ई का ज़रूरी होना, हमारी बॉडी में होना कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। प्रोटेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जो विटामिन ई क्या है? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए हेल्दी माने जाते हैं। इस वजह से ये क्या है कि कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी हमारी बॉडी में बनी रहे, इसलिए ये इनको प्रोटेक्ट करता है। हाइपरविटामिनोसिस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड डिवीजन एंड हेडेक, यानी कि यदि विटामिन ई की क्वांटिटी यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे हमें ब्लड विजन, यानी कि हमारे विजन में, यानी हमारी दृष्टि में कहीं ना कहीं ब्लर होने लगेगा, यानी कि हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा और हेडेक की प्रॉब्लम होने लगेगी, सर में दर्द होने लगेगा। डिफिशियंसी डिसीजेस, मस्कुलर वीकनेस, फ्रेजाइल इराइथ्रोसाइट्स, क्रेटिन्यूरिया, यानी कि अगर इस विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या डिसीज होंगी। तो सबसे पहले है मस्कुलर वीकनेस, यानी कि हमारी मसल्स जो है कहीं न कहीं वीक होने लगेंगी। फ्रेजाइल इराइथ्रोसाइट्स, यानी कि हमारी जो इराइथ्रोसाइट्स हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा संवेदनशील होने लगेंगी कि उनका और ज़्यादा लाइसिस हो, यानी वो और ज़्यादा टूटने के कगार में आ जाएंगी, जिससे कि हमारी इराइथ्रोसाइट्स, यानी कि जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, उनकी जो है नंबर्स में कमी आने लगेगी। क्रेटिन्यूरिया, यानी कि क्रेटिनिन की मात्रा जो है हमारी यूरिन में ज़्यादा होने लगेगी। क्रेटिनिन जो एक मेटाबॉलिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू रिलीज होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, वो कहीं ना कहीं यूरिन में इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी। टेस्टिकुलर एट्रोफी इन रैट्स लीड्स टू परमानेंट स्टेरिलिटी इन मेल रैट्स एंड इन फीमेल रैट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, यानी टेस्टिकल्स का जो साइज है वो कहीं ना कहीं छोटा होने लगेगा और उनकी कार्य की जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी, वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। और मेल रैट्स में क्या होगा? जो रैट्स हैं वो मेल रैट्स में क्या होगा कि परमानेंट स्टेरिलिटी कहीं ना कहीं होने लगेगी, यानी कि वो मेल रैट्स जो है आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। और फीमेल रैट्स में क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का ही रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिससे कि
फर्दर जो है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी उनकी लॉस हो जाएगी। अब हम देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए को एंटी हीमोरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं, इसे हम एंटी हीमोरेजिक फैक्टर बोलते हैं। इसका जो पेरेंट कंपाउंड है इसे मेनाडायोन बोलते हैं, मेनाडायोन। प्लांट सोर्सेस की बात करें तो प्लांट्स में ये फाइलोक्विनोन की फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम विटामिन K1 बोलते हैं। और एनिमल्स के में किस फॉर्म में मिलता है, ये मेनाक्विनोन्स के फॉर्म में, या फिर जिसे हम विटामिन K2 भी बोलते हैं। इसके सोर्सेस की बात करें तो ये वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड व्हीट ब्रेन, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन के जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के, सो नॉट रिक्वायर्ड इन डेली डाइट। अब आप हरे पत्तेदार सब्जी तो खाते हैं, उसमें तो मिलता ही है, पर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि हमारी इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया है वो भी विटामिन के जो है उसको सिंथेसाइज करती है, यानी उसको बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि हरे पत्तेदार सब्जियां ना भी खाएं कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए यदि आप ना भी खाएं, तो आपके जो बैक्टीरिया हैं इंटेस्टाइन में वो कहीं ना कहीं आपकी जो विटामिन के की कमी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरा कर देंगे। इसलिए सो नॉट रिक्वायर्ड इन डेली डाइट, यानी कि विटामिन के जो है उसे आप ऐसा नहीं है कि अलग से आप कोई चीज़ आपको अलग से स्पेशल खानी पड़ेगी, उसे आप डेली नहीं भी खाएंगे यदि हरे पत्तेदार सब्जियां तो भी मैनेज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विटामिन के जो है ऐसा नहीं कि आपको डेली आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। विटामिन के एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स नॉर्मल फैट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, बाइल सॉल्ट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, यानी कि विटामिन के का जो एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में तभी होगा यदि आपकी बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा, और साथ में आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं बाइल सॉल्ट्स जो है वो अच्छी तरह से बनाए। बाइल सॉल्ट्स का जो है फॉर्मेशन आपकी बॉडी में होना चाहिए अच्छी तरह से, तभी जाकर आपकी बॉडी जो है विटामिन के का एब्जॉर्प्शन कर पाएगी। अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि विटामिन के हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करता है, यानी इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या काम होते हैं, किस चीज़ में ये काम आता है। तो पहला फंक्शन है मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स, यानी कि ब्लड में कुछ कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ब्लड को, अगर हमारा ब्लड कहीं ज़्यादा यदि कोई चोट लग जाए तो वहाँ पर एक कोगुलेशन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में, जिसमें ये क्या करता है कि उनके नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने में विटामिन के जो है हेल्प करता है। यानी विटामिन के यदि होगा आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में, तो आपके जो है ब्लड कोगुलेशन में आसानी होगी। जैसे कि कुछ फैक्टर्स हम देख लेते हैं, जिसे हम फैक्टर 2 जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, फैक्टर 7 जिसे हम प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं, फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्रिसमस फैक्टर, एंड फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसे आपको जानना चाहिए कि ये किस नाम से भी जाने जाते हैं। तो फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन नाम से जाना जाता है, फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन, फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर हम इसे क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, और फैक्टर 10 जिसे हम स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी बोलते हैं। सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ये जो फैक्टर हैं ये सारे ये कहाँ बनते हैं, लीवर में इनका सिंथेसाइज होता है, यानी लीवर में इनका फॉर्मेशन होता है, और फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके ब्लड में चले जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड के कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं। इसके बाद को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज, विटामिन के क्या करता है, को फैक्टर की तरह काम करता है। किसके लिए काम करता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसके लिए को फैक्टर की तरह काम करता है। हाइपर विटामिनोसिस कंडीशन में क्या होगा, हीमोलाइटिक अनीमिया एंड लिवर डैमेज, यानी कि यदि विटामिन के की क्वांटिटी यदि आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगी और आपके लीवर को कहीं ना कहीं डैमेज होगा, लीवर डैमेज की प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके बाद डिफिशियंसी डिसीज देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग डिलेड, माइनर इंजरी, सीवियर ब्लीडिंग, यानी कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो है डिलेड हो जाएगी।
और छोटा सा माइनर इंजरी क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग, यानी कि यदि आपको छोटा सा यदि कहीं पे भी कट लग गया या चोट लग गई, आपको घाव हो गया, आपकी बॉडी में इंजरी हो गई, तो वहाँ पे आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी। सीवियर ब्लीडिंग यानी कि थोड़ा सा आपकी बॉडी में चोट लगा और आप जो है आपकी बॉडी से खून जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बहने लगा और आपकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल होने लगेगी। इसलिए विटामिन के का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि विटामिन के नहीं होगा तो कोगुलेटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, और कोगुलेटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में जो है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगेगा यदि हमें कोई भी इंजरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में क्या क्या विटामिन्स मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।